रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज देहरादून दौरा। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जाएंगे हरिद्वार। 11,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। नारी शक्ति महोत्सव कार्यक्रम में भी करेंगे प्रतिभाग। उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जाएंगे राज्यसभा। 13 या 14 फरवरी को कर सकते हैं नामांकन। बनभूलपुरा प्रकरण को लेकर सीएम धामी से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। मामले की निष्पक्ष जांच की करी मांग। सीएम बोले कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधा खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं आपको, बीजेपी ने उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। बता दें, महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना तय है। 2 अप्रैल को रिक्त हो रही है 2 सीटें। अब बता दें, उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट अनिल बलूनी की सीट हो सकती है। विधानसभा में बीजेपी के पास 70 में से 47 विधायक हैं। वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, जिन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से। बता दें कि 27 फरवरी को देश भर में 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने हैं और उत्तराखंड में एक सीट रिक्त होने जा रही है और इस एक सीट पर उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव होंगे, जिसके लिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर ऐलान किया है बीजेपी ने। बता दें कि महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है और 2 अप्रैल को ये राज्यसभा सीट रिक्त हो रही है, जिसके लिए बीजेपी ने महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बता दें कि अनिल बलूनी की सीट है ये जो रिक्त हो रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून से, बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड में एक सीट पर राज्यसभा चुनाव होंगे 27 फरवरी को और इसी को लेकर बीजेपी ने अपने राज्यसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है। महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया है और जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए संवाददाता विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, बीजेपी ने उत्तराखंड से महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया है। 70 सीटों वाली विधानसभा में 47 सीटें बीजेपी के पास है, यानी निश्चित तौर पर बहुमत बीजेपी के पक्ष में है। अब ऐसे में महेंद्र भट्ट का राज्यसभा जाना तय ही है। जी त्रिशा, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर उम्मीदवार के तौर पे राज्यसभा को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार घोषित किया गया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है भाजपा पूरी तरह से मुस्तैद उसमें दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर अगर जो बात की जाए, यहाँ पर जिस तरह से जो 47 विधायकों की अगर बात करें तो वो बीजेपी के हैं। 70 विधानसभा सीटें जो है वो उत्तराखंड से हैं। तो देखा जा सकता है कि पूर्ण बहुमत के साथ जो है यहाँ पर जो महेंद्र भट्ट है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उनकी जो जीत है वो तय है। और हर तरह से जो यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो 3 राज्यसभा सांसद उत्तराखंड से हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर अनिल बलूनी की अगर बात की जाए तो उनका जो कार्यकाल है वो अब 2 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी जो जिम्मेदारी है एक तरह से यहाँ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जो है यहाँ पर दी जानी है। उनको उम्मीदवार जिस तरह से आला कमान ने घोषित किया है, तो उसको लेकर पूरी तरीके से भाजपा की तैयारी शुरू हो चुकी है।
जी बिल्कुल विनय, अगर उत्तराखंड में हुए 2022 में विधानसभा चुनाव की बात कर ले तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को बद्रीनाथ सीट से उम्मीदवार बनाया था और यहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। हार का सामना करने के बावजूद बीजेपी हाईकमान ने उन्हें राज्यसभा भेजने का ये ऐलान किया है और सभी दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर ये घोषणा की गई है। तो इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं? जी त्रिशा, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो 2022 में जिस तरीके से उनको उनके विधानसभा क्षेत्र से जो है हार मिली थी, हार का सामना करना पड़ा था, तो ऐसे में जो है देखा जा सकता है कि अब जो पार्टी आला कमान है उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको यहाँ पर सौंपने की जो रणनीति है वो तैयार की है। और अब देखा जा सकता है कि जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं उनके सामने यहाँ पर जिस तरह से जो सरकार की अगर बात की जाए उसमें जो है किस तरीके से मजबूती मिल पाई है, बीजेपी को किस तरीके से मजबूती मिल पाई है, तो ये देखने वाली जो है महत्वपूर्ण जो भूमिका रह जाती है पार्टी की वो यही है कि किस तरीके से किस कार्यकर्ता का, किस पदाधिकारी का, किस वरिष्ठ नेता का जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है इनका पिछले चीज़ें रही हैं, क्या कुछ इसमें खास इनका रहा है। तो तमाम जो प्रयास रहते हैं भाजपा के वो यही रहते हैं कि अच्छे से अच्छा कैंडिडेट जो है वो चुनाव के दौरान उतारा जाए और जिससे कि बड़ी संख्या में बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ जो है जीत हासिल की जा सके। जी बिल्कुल विनय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी का आभार भी जताया है। पार्टी ने जो फैसला लिया है उनको राज्यसभा में भेजने का, तो जो पार्टी का नेतृत्व है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है इसी को लेकर महेंद्र भट्ट ने। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जा सकता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उनका उत्तराखंड से लगाव तो रहा ही है, साथ ही साथ जो उत्तराखंड की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के भी लगातार जो है यहाँ पर योजनाओं का जो लाभ है उत्तराखंड वासियों को देने का काम केंद्र सरकार करती रही है। तो वहीं अब जिस तरह से इनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी है राज्यसभा सांसद के लिए, जिस तरह से उनका नाम आया है उम्मीदवार के तौर पर महेंद्र भट्ट का, तो देखा जा सकता है कि एक बड़ी जिम्मेदारी जो है यहाँ पर महेंद्र भट्ट को मिलने वाली है। और अब जिस तरीके से जो यहाँ पर चुनाव होंगे उसमें पूर्ण बहुमत के साथ जो है ये जीत यहाँ पर दर्ज की जाएगी महेंद्र भट्ट की। जी चलिए, शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से बता रहे हैं आपको। बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा रहने वाला है। आज हरिद्वार में सीएम धामी भव्य रोड शो करेंगे, नारी शक्ति महोत्सव में शामिल होंगे। महोत्सव में करीब 50,000 महिलाएं शामिल होंगी। करीब 11,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं हरिद्वार से। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार दौरे पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भव्य रोड शो में शामिल होंगे और यहां पर महिलाओं को बड़ी सौगात आज देते नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बता दें कि नारी शक्ति महोत्सव में शामिल होंगे और इस महोत्सव में करीब 50,000 महिलाएं शामिल होने वाली हैं और इस दौरान उत्तराखंड की महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा करीब 11,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण आज सीएम धामी करते नजर आएंगे हरिद्वार पहुंचकर। अब इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए सहयोगी शहजाद अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शहजाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचने वाले हैं और नारी शक्ति महोत्सव में शामिल होकर उत्तराखंड की महिलाओं को कई बड़ी सौगातें देंगे। तो कह सकते हैं अब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने महिलाओं को लुभाने और साधने की कवायद शुरू कर दी है। हम वही बता दें, मुख्यमंत्री आज एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। वहीं रिसुतुल मैदान में सीएम धामी 11,000 करोड़ से ज्यादा 158 योजनाओं का सिलेक्शन लोकार्पण करके जनता को बड़ी सौगात देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के रिसुतुल मैदान में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव दीदी बुली कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के शिरकत करेंगे। हरिद्वार के रिसुतुल ग्राउंड में आयोजित नारी शक्ति सभा में कार्यक्रम के हरिद्वार जनपद के सहयोग समिति के महिला आता है ANM में तो आंगनबाड़ी कार्य करने का निबंधन दल औसत पेंशन में बहुत दारी तो 50,000 से ज्यादा महिला को होगी।
चलिए, शुक्रिया शहजाद जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर देहरादून से है। बता दें, कांग्रेस में बैठकों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा बीती 10 तारीख से उत्तराखंड के दौरे पर हैं और सभी कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रही हैं। जहां कल विधायकों और पूर्व विधायकों के साथ देर रात तक बैठकों के दौर जारी थे, तो वहीं अध्यक्षों विभाग प्रकोष्ठों के साथ बैठकें शुरू हो चुकी हैं। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है, सभी लोगों से संपर्क करना आवश्यक है। इसीलिए 2 दिवसीय दौरे पर सभी कार्यकर्ताओं, विधायकों, अध्यक्षों आदि से चर्चा की जा रही है और सभी से फीडबैक लिए जा रहे हैं। पार्टी के बारे में, स्थिति पर, उनके एरिया के आगे चुनाव है, चुनाव के लिए भी वो सबसे बातचीत होती रही। और ये क्योंकि अभी मैंने प्रभार लिया, पहली बार सबसे बातचीत है, तो थोड़ा विस्तार में सबकी बात समझें, देखें और आगे के लिए क्या सब मिलकर रणनीति अपनाएं। इन बातों पर, कुछ बिंदुओं पर विचार हुआ। जैसे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, हमारे प्रकोष्ठों के हैं, दूसरे सीनियर नेता हैं, तो कोई ये एक दिन में सब हो नहीं सकता। अभी आज फिर मिलेंगे और फिर आ जाएंगे, फिर मिलेंगे, सबसे आराम से बातचीत करेंगे। सब अपनी अपनी बात रखें पार्टी के हित में, तो सबसे बातचीत करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पांडुकेश्वर के कुबेर चौक पहुंचकर भव्य और दिव्य कुबेर मंदिर में यक्षराज कुबेर महाराज जी के दर्शन किए। इस दौरान कुबेर देवरा समिति के अध्यक्ष अनूप भंडारी, उपाध्यक्ष राजेश मेहता, सरपंच जसबीर मेहता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। बता दें कि श्री कुबेर देवरा एवं मंदिर नवनिर्माण महोत्सव और श्रीमद् भागवत कथा यान यज्ञ चतुर्थ दिवस पर पांडु नगरी पांडुकेश्वर के कुबेर चौक में भगवान कुबेर देवता के देवरा उत्सव की धूम रही, जहां श्रीमद् भागवत के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने भले ही 2 लोकसभा क्षेत्र के नाम कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी को दे दी हो, लेकिन हरक सिंह रावत हरिद्वार से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि वे पौड़ी से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर हरिद्वार से, तो उन्होंने कहा कि कई लोग पलायन कर गए, लेकिन उनके पीछे पीछे मैं भी आ गया। अब हरिद्वार पहुंच गया तो इसमें क्या बुराई है। कोटधार चुनाव लड़ने के लिए आया, तो सुरेंद्र भाई ने और मेरे विरोधियों ने मेरे पे नारा लगाया कि साहब बाहर का है, बाहर का है। तो मैंने गढ़वाली में भाषण दिया। मैंने बोले तुम कोई 20 साल पहले गया, कोई 30 साल पहले आ गया, और तुम्हारे पिछले गुए लगे तब मैं भी आ गया कोटधार, तो क्या पूछ भाई। अब तुम पत्रकार भी, कोई चमोली का हो, तुमने पत्रकारिता चमोली में नहीं कर रहे हो, कोई तुम अल्मोड़ा के हो, कोई तुम पिथौरागढ़ के हो, और तुम ये पत्रकारिता करने के लिए देर दूना गए, तुम्हारे पीछे मैं भी अगर हरिद्वार तक आ जाऊंगा तो क्या बुराई है भाई। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार हो चुका है। उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से अब्दुल मलिक को गिरफ्तार किया है। दिल्ली से हल्द्वानी लेकर उत्तराखंड पुलिस आरोपी को रवाना हो चुकी है। हल्द्वानी में अब्दुल मलिक से पूछताछ होगी। बता दें कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में जहां हर घाटी के बाद संस्कृति और भाषा बदल जाती है, बगोरी और डूंडा में रह रही भोटिया जाट और किन्नौरी लोगों ने इस संस्कृति को संजोए रखा है। सीमांत जनपद में आजकल लोसर त्योहार की धूम है, जिसे लोग हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। सीमांत जनपद में लोसर त्योहार की धूम है। लोग एक दूसरे को दावत के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। छंग के साथ मेहमानों का स्वागत भी किया जा रहा है। इनका नया साल शुरू हो रहा है।
पहले दिन दीपावली, दूसरे और तीसरे दिन दावत और चौथे दिन आटे की होली के साथ इस त्योहार का समापन होता है। जनजाति समुदाय का एक त्योहार है, साल में एक बार आता है ये त्योहार। और इस त्योहार को पहले तो 10 दिन का मनाते थे, लेकिन उसको अब बिल्कुल संक्षिप्त किया गया। पहले ऐसा भी होता था कि पूरे डुंडा ब्लॉक के लोग, चाहे वो धनारी के हों चाहे बरसाली के हो, सारे लोग लौसर में आते थे, अपने खाना पीना खाते थे, लोग एंजॉय लेते थे। कि भेड़ पालक जंगल से में रहते थे, फिर उनको भेड़ के पास जाना होता है। तो 4 दिन का, 4 ही दिन में वो 3-4 का होली, बगवाली और ध्यानियों को खाना खिलाना और उनको नया वस्त्र देना। इस लोसर मेले की सभी भोटिया बंधु को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन नए साल के रूप में ये पर्व मनाया जाता है। और आज के दिन जो हमारे भोटिया बंधु की बहनें हैं वो सब इनके घरों में आती है और उनकी आतिर खातिर कर करके उनके सम्मान को बरकरार रखने के लिए भाईचारा, भाई और बहन में प्रेम का जो है ये मेला आगाज करता है। और ये नया साल कि मैं आप सबको, जो हमारे तमाम भोटिया बंधु के लोग हैं जो इस लोसर मेले को मना रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। मूल रूप से भेड़ पालकों के इस त्योहार के पीछे की एक बड़ी रोचक कहानी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि सीमांत गांव नेलांग और जादुंग के भोटिया लोगों का मुख्य व्यवसाय भेड़ पालन था। अधिकांश लोग जंगलों में रहते थे। समय की कमी के चलते नाते रिश्तेदारों से मिलना भी नहीं हो पाता था। इसी कारण पूर्वजों ने तय किया कि क्यों न सभी त्योहारों को एक साथ मनाया जाए। इसके लिए बौद्ध पंचांग के अनुसार फरवरी माह की 10 तारीख को दीपावली के साथ इस त्योहार की शुरुआत की और दूसरे दिन नया साल मनाया जाता है। ये मेला इसलिए मनाया जाता है, 4 दिन का इसलिए होता है ताकि उस जमाने में लोगों को अपने जंगलों में कार्यरत होता है, जंगलों में अपने काम करते हैं और इसके साथ उनको टाइम नहीं मिलता था। इसलिए चारों जो मेला है उस एक साथ मनाया जाता है। चारों जो त्यौहार है ना, जैसे आपका होली हुआ, आपका दीपावली हुआ, दशहरा हुआ, नया साल हुआ, इनको एक साथ ही मतलब ज्वाइंट करके इसलिए जो शॉर्ट में किया गया है इस कार्य को। अब बात करते हैं कि इस त्योहार को आखिर मनाते कैसे हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर हरियाली बांटते हैं और दावतों का सिलसिला चलता रहता है। त्योहारों में मेहमानों को परंपरागत तरीके से बनी देशी शराब परोसी जाती है। साथ ही महिलाओं को तोहफे भी दिए जाते हैं। त्योहार के आखिरी दिन आराध्य देवी रेंगाली देवी के मंदिर में आटे की होली खेली जाती है। लोसर एक नया साल के पर्व के रूप में मनाया जाता है। पहला दिन दिवाली और दूसरे दिन जो है सभी बहनों को या ढियाड़ियों को जो है खाना पीना और बाहर से भी लोग बाग मेहमान आते हैं, उनका भी मेहमान नवाजी किया जाता है। तीसरे दिन जो है यहाँ जो है अपने अपने जो है देवता का झंडा चढ़ाते हैं और होली मनाते हैं सब। हम लोग पहले पशुपालक थे तो लोग अलग अलग रहते थे, बहुत दूर दूर अलग अलग जगहों में रहते थे। तो एक दिन निश्चित नया साल जो है नया साल को मिलके सब मेला मनाते थे। लोसर का जो त्योहार है इसमें कई समुदाय के लोग रहते हैं। सभी लोग इसी त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस त्योहार में सबसे पहले दिवाली मनाई जाती है जो कि रात को होती है। और दूसरा जो आज का दिन है, आज यहाँ पे नए वर्ष की शुरुआत है जिसमें कि सब एक दूसरे में भाईचारे के घर में जाके राम राम वगैरह करके सभी को भाईचारा निभाते हैं, आपस में खाना खाने के लिए बुलाते हैं। और जो हमारा लास्ट दिन होता है उस दिन झंडा खड़ा किया जाता है जिसमें कि होली के रूप में मनाया जाता है। होली आटे की होली बनाई जाती है। पहले यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता था, लेकिन सन 62 के युद्ध के समय इन्हें नेलांग और जादुंग से हटाकर हर्षिल, बगोरी और डुंडा में विस्थापित किया गया। तब से यह त्योहार 4 दिन तक मनाया जाता है। इस त्योहार की खासियत ये है कि इसे भोटिया ज्वाड़ किन्नौरी समाज के साथ ही स्थानीय लोग भी मनाते हैं। IND 24 के लिए उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सभी विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शहर के हनुमान चौक में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि विधायक और सांसदों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, पर जो कर्मचारी देश के विकास में हमेशा अहम भागीदारी निभाते हैं और 60 साल तक सेवा देते हैं, उन्हें पेंशन न देना दुर्भाग्यपूर्ण है। जब
कभी हमारा 2% डीए बढ़ता है तो सरकार पे 35,000 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा, खबरें अक्सर जो है अखबारों की सुर्खियां बनती हैं। इसके इधर जब 120% डीए जब सरकार जो है अपने नेताओं के लिए, अपने राजशाही व्यवस्थाओं के लिए लगाती है तो अखबार की कोई सुर्खियां नहीं होती। इसके इधर अब आपने पेंशन की बात कही है कि कई अनियमितताएं, एनपीएस जो हमारी योजनाएं हम पर थोपी गई हैं, हम पर जबरन डाली गई हैं। हम इस योजना का ऐसे कई सारे हमारे पास जो है उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है, जिससे हम कुपित होकर, आक्रोशित होकर और कहीं न कहीं हमारे अंदर एक सामाजिक असुरक्षा का भय हमारे मन मस्तिष्क में है। ये जो हमारा जो पोस्टर अभियान है ये उन राजनीतिक दलों के लिए चेतावनी है जो इसके बाद जो लोकसभा चुनाव होना है, कि हर एनपीएस आच्छादित जो हमारे कर्मचारी है उनके घरों पर ये पोस्टर लगेगा। उसमें ये लिखा रहेगा कि जो पुरानी पेंशन की बात करेगा वही हमारे यहाँ वोट मांगने आए, वरना हमें शर्मिंदा ना करे वोट मांगकर। जो हमारी मांग को आगे अपने घोषणा पत्र में रखेगा, जो पार्टी हमें समर्थन करेगी उसी को ही हमारा एनपीएस का साथ ही वोट करेगा। ये पोस्टर अभियान हमारे पूरा उत्तराखंड के अंदर हमारे जितने भी कर्मचारी हैं, हमारे जितने नाते रिश्तेदार हैं, सबके घरों पर लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं कि हमें पेंशन की कोई जरूरत नहीं है और हमें पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबकी पेंशन बंद कर दो। नेताओं की पेंशन किस लिए? नेता 5 साल सर्विस कर रहा है, 5 साल सेवा दे रहा है तो उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन हम जो 30 साल 40 साल सर्विस कर रहे हैं तो हमको पेंशन नहीं मिले। 1 दिवसीय धरना हमारी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के तत्वावधान में यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी मीडिया कर्मियों का मैं हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ मुख्य संरक्षक होने के नाते। और जैसा कि सभी को विदित है, पूरे प्रदेश और देश में हमारी पुरानी पेंशन बहाली जो खासकर उत्तराखंड में अक्टूबर 2005 के बाद जो बंद हुई है और पूरे देश में 2004 के बाद बंद है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सब जानते हैं कि आज जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, चाहे एमपी है, एमएलए है, एमएलसी हैं, उनको 4 पेंशन मिलती है। एक दिन का प्रमाण पत्र अगर उनको जीत के लिए मिलता है तो उसके बाद उनको पेंशन प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति 40 साल तक या 30 साल तक नौकरी करता है, 60 साल की पूरी जीवन खपा देता है, उसको पेंशन का प्रावधान बंद कर दिया गया है। ये निश्चित तौर पर हमारी जो सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है, जो हमारा संवैधानिक जो आर्टिकल 139 के अंदर का जो प्राविधान है कि सबको पेंशन देने का जो एक सेवक का प्राविधान है, उस प्राविधान के लिए ये एक हकूक़ की लड़ाई है, बुढ़ापे के सहारे की लड़ाई है। पुरानी पेंशन की जो व्यवस्था थी वो कितनी लाभकारी व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें जो कर्मचारी शिक्षक का बुढ़ापा सुरक्षित था, उसको अपने वेतन के आधे के लगभग जो है पेंशन मिलती थी। लेकिन आज जो ये पेंशन मिल रही है एनपीएस के नाम पर, ये टोटली सट्टा बाजार आधारित पेंशन है। और ये पेंशन जो इसमें जो है न तो सरकार का फ़ायदा है न कर्मचारियों का फ़ायदा है, क्योंकि सरकार तो अपना अंश दे रही है और हम भी अपना अंश दे रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं कि सट्टा बाजार जिसका नाम है तो वो हमको पेंशन दे रहा है और वो ऐसी पेंशन दे रहा है जो कोई फिक्स नहीं है। वो 1200 भी हो सकती है, 1500 भी हो सकती है। तो आप हम सब समझ सकते हैं कि अगर हमको वो बाजार आधारित पेंशन मिलेगी और जो पैसा हमारा वहाँ फंसा हुआ है, अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था वास्तव में बढ़ी है तो हमारा रिटर्न भी बढ़ना चाहिए था ना। तो इसलिए आज कर्मचारी शिक्षक इसका विरोध कर रहा है। ये कश्यप समाज ने बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद का रुड़की के चंद्रशेखर चौक पर पुतला दहन किया। इस दौरान कश्यप समाज के बड़े नेता अरविंद कश्यप ने कहा कि जिस तरह मोहम्मद शहजाद ने कश्यप समाज पर अमर्यादित टिप्पणी की है वह निंदनीय है। इसके लिए उन्हें सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। वहीं सोनू कश्यप तेलीवाला ने मोहम्मद शहजाद के द्वारा अभद्र टिप्पणी करने पर गहरा दुख प्रकट किया है और कहा कि यदि वे माफी नहीं मांगते तो उनके कार्यालय पर तालाबंदी की जाएगी। जो देहरादून सत्र अपना विधानसभा का चलता है, उसमें विधायक जी की, उमेश कुमार जी की इनकी नोकझोंक हुई थी किसी किसान को लेकर। उसमें हमारे जो शहजाद विधायक जी अलगसर क्षेत्र के, उन्होंने हमारे कश्यप समाज को सीधा टारगेट किया गया। वो टारगेट किसके लिए किया गया? जो मुख्यमंत्री जी ने अपना जो साहित्य नागरिकता एक बिल पास किया है उसे लेकर, क्योंकि अपनी बिरादरी को तो वो डायरेक्ट बोल नहीं सकते, उन्होंने सीधा डायरेक्ट कश्यप समाज को टारगेट किया। तो हमारे कश्यप समाज में इतनी रोष है, जगह जगह उनके पुतले दहन किए जा रहे हैं। अभी हमारी योजना है, अगर 2 दिन में वो समाज से माफी नहीं मांगते, हम उनके कार्यालय पर ताला जड़ने का काम करेंगे। गलत है, हमारे समाज के ऊपर उन्होंने कहा है कि ये टिप्पणी करी है वो बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधायक की एक गरिमा होती है। और जो इन्होंने ये बयान दिया है वो हमारा समाज ही नहीं, जितने भी सारे समाज हैं वो सभी ने बहुत निंदा कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसके लिए हम उनका बहुत विरोध करते हैं। और
और अगर वो हमारे समाज को इस नज़र से देखते हैं तो किस मुंह से हमारे समाज से जाके वोट मांगते हैं। अगर उनमें दम है तो हमारे समाज को खुला चुनौती दे और आज के बाद हमारे समाज से वोट ना मांगे। अभी सब हम रुड़की में भी अभी एक मीटिंग करी गई है। मीटिंग के पश्चात यहाँ पर पुतला दहन किया गया है और अभी धीरे धीरे सभी समाज जुड़ रहा है। अभी लक्सर में भी कल की तैयारी है, वहाँ पर भी पुतले फूकने की तैयारी करी जाएगी और अगर वो अपने ये जो अपशब्द उन्होंने बोले वापस नहीं लेते हैं तो ये एक उग्र आंदोलन होगा। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।